फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन आवर नेचर। ओके, तो आपने अपनी लाइफ में फोर्स को एक्सपीरियंस किया ही होगा, जैसे कि हम किसी को पुश करते हैं या फिर हमें कोई पुल करता है। अगर आप कभी मैरी गो राउंड में गए होंगे तो आपको एक सेंटर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होता होगा। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सुना होगा, स्प्रिंग फोर्स होता है, रबर में एक फोर्स होता है। तो बहुत सारे फोर्सेस हमने अपनी लाइफ में देखे होंगे। ये वो फोर्सेस हैं जो हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इजीली देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस ऐसे भी हैं जो कि बेसिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो अभी तक जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस ड्राइव करें और जितने भी रिमेनिंग फोर्सेस हैं वो इन्हीं की वजह से ही होते हैं। हमारे यूनिवर्स में और भी फोर्सेस हो सकते हैं, मे बी अभी तक डिस्कवर ना हुए हों। सर्टेनली ऐसा ही है कि बहुत फोर्सेस हैं, लेकिन अभी तक की जो डिस्कवरी और इन्वेंशंस हैं उससे हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेस हैं। ओके, सो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन आवर नेचर. The first one is gravitational force, the second one is electromagnetic force, and the third one is strong nuclear force, and the fourth one is weak nuclear force. Okay, gravitational force. Let's talk about first gravitational force. You know basics about the gravitation. Gravitational force acts between two bodies which have masses. Okay, ये उनके बीच में एक्ट करेगा जिनके पास मासेस होते हैं। ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की आपने अर्थ की जो ग्रेविटी है देखा ही होगा कि उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ठीक है, सेकंड जो हमारा फोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लगता है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ओके, इसको हम डिटेल में तो क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स के तौर पे पढ़ सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट। ओके, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं कहीं पर भी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। मीन्स टू से कि इफ़ यू हैव 2 प्रोटॉन्स and if you will find out the gravitational force between the 2 protons, and then you find out gravitational force between 2 protons and then electromagnetic force between 2 protons, so you will find that electromagnetic force is 10 raised to the power 36 times stronger होता है than gravitational force in case of 2 protons. Okay, हमारा जो नेक्स्ट टाइप का फोर्स है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड वी नो दैट इनसाइड न्यूक्लियस कौन रिसाइड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन के चार्ज है वो रिपल्शन करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्शन होने की वजह से प्रोटॉन बाहर आने लगेंगे, इसलिए हमारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। मीन्स टू से कि प्रोटॉन तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के इनसाइड ही रहना चाहिए। तो इस रिपल्सिव फोर्स से ऊपर भी एक बड़ा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन को होल्ड करके रखता है। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था रिपल्सिव ड्यू टू चार्ज, उससे भी एक बड़ा फोर्स एक्ट करता है इनसाइड न्यूक्लियस, जो कि होल्ड करता है प्रोटॉन प्रोटॉन को टुगेदर, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को टुगेदर। ये जो फोर्स है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है।
ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अभी तक का नेचर में। ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कुछ हमारी स्पेशल न्यूक्लियस प्रोसेस होती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती है, तो वहाँ पर ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो हमारा अगर हम एक इनका रेंज देखें तो जो सबसे बड़ी रेंज है वो ग्रेविटी की है, ग्रेविटेशनल फोर्स दूर तक वर्क करता है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसकी भी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी रेंज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर्स की है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगी वीक न्यूक्लियर्स की जो रेंज होगी। रेंज का मतलब है कि कितनी डिस्टेंस तक ये एक्ट करता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज, काफ़ी छोटे डिस्टेंस तक ही लग पाते हैं न्यूक्लियस के लेवल तक। ओके, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, अगर आप कंपैरिजन करो, यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मान लो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 टाइम्स छोटा है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13 विच मीन्स कि अगर आप रेशो निकालो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपॉन वीक न्यूक्लियर फोर्स तो क्या आएगा, 1/10⁻13, विच मीन्स कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻13 टाइम्स वीकर है। ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻39 टाइम्स। ओके, और किस किस ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स के बीच में लगता है। वीक न्यूक्लियर जो हमारा फोर्स है वो लगता है सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है, ये जो हमारे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक प्रोसेस होती है बीटा डीके। तो बीटा डीके जब होता है न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल एलिमेंट्स में, तो बीटा डीके की ड्यूरिंग में क्या होता है, 2 पार्टिकल एमिट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रिनो। तो इनके बीच में लगता है ये फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है दैट एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ओके, देन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू नो, चार्ज बॉडीज़ के बीच में लगता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसे बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो न्यूक्लियस के इनसाइड रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे प्रॉपरली और इस पूरे को रीड करेंगे, इसमें बहुत सही पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें पॉइंट्स बना के लिखेंगे आफ्टर रीडिंग। थैंक यू।